Myself Amar Singh. Myself Amar Singh. मेरा नाम अमर सिंह है। मैं आपको भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था यानी जीएस पेपर 2 दिखाऊंगा। जीएस में जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा डायनेमिक पेपर है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों में मदद करेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दैट होल द लाइफ ऑफ योर सर्विस। आप जब तक अपनी सेवा दे रहे होंगे, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, यही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी मदद करने वाली है, तब जबकि आप किसी के प्रेशर में नहीं आकर काम करने जा रहे हैं। अगर आपको ठीक से भारत का संविधान पता है, राज्य व्यवस्था पता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी एक पहचान बनाकर काम कर सकेंगे, क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनका बड़ा नाम हो गया देश में। जैसे आपने खैरनार का नाम सुना होगा, जो एक म्यूनिसिपैलिटी का अधिकारी था मुंबई में, जिसने दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग गिरवा दी थी, राइट। आपने इलेक्शन कमिश्नर देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर आए, गोपालन आए और तमाम लोग, उन्होंने जो है ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जहां पर आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। तो अगर आपको ठीक ढंग से सेवा में जाना है तो आपको पहले भारत के संविधान के बारे में यानी राज्य व्यवस्था के बारे में ठीक ढंग से पता होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है कि हमें पढ़ना क्या है और हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपने सारे सिलेबस को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि भैया हम ये पढ़ा रहे हैं, ये हमें पूछना है और इतने से तैयारी करके आओ। और आपको जो तैयारी करनी है वो एक जनरल स्पेसिफिक नॉलेज लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोई बहुत महारत हासिल करनी है। आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कहता क्या है, हमारी राज्य व्यवस्था क्या है। तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, यानी आपका मीडियम क्या है आप लोगों का? हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, हम दोनों लेकर चलेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सिर्फ इतना ही लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और फिर जब आप इसको देखेंगे तो आपका सिलेबस प्री का अलग डिफाइंड है और आपका मेंस का अलग डिफाइंड है। आई एम नॉट गोइंग फॉर द सिलेबस, ये आप देख लीजिए, ठीक है। हम अगर सिलेबस यहाँ बैठ के डिस्कस करने लगे, आप भी बोर हो जाएंगे, हम भी बोर हो जाते हैं। तो हमें सिलेबस डिस्कस करना बड़ा कठिन लगता है। सीधा सीधा मतलब है हम सीधा सब्जेक्ट पर आते हैं बिना कोई समय गुजारे, क्योंकि मेरे पास कुल 90 मिनट का टाइम है। जैसे स्पोर्ट्स में खेल होता है फुटबॉल का, समझ लीजिए उतना ही टाइम हमारे पास में, बिल्कुल एकदम पल्सिव चलना है हमको। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं और राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द पॉलिटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ। संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम संविधान को समझने की कोशिश करें तो आपको पता है कि हिंदी में संधि विच्छेद भी हो जाता है, राइट। ये है सम और ये है विधान। सम जो शब्द है ये एक प्रत्यय है, एक प्रीफिक्स है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है जस्ट, फेयर और रीजनेबल, यानी जो सही है, जो उचित है और जो तर्क संगत है। इसी पर आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा। इन विच केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट लॉ एंड प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हिज होलीनेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
या मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इन 3 शब्दों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में कहा कि अगर कोई कानून बन रहा है, कोई प्रक्रिया है, वो सही होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकते हैं? केशवानंद भारती। चूंकि सुना सुना सा ये केस आपको लगता है तो आपने अपने मानसिक प्रदूषण के आधार पर उसका उत्तर दे दिया। मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं थोड़ा चुभने वाले शब्द बोलता हूं ताकि आपको हिट हो, क्योंकि हिट नहीं होगा तो किक नहीं मिलेगा, और किक नहीं मिलेगा तो बैठ के रात रात भर जग के पढ़ोगे नहीं। अधिकारी बनना है, मेहनत करना पड़ेगा, सपनों को पाने के लिए नींद खराब करनी पड़ेगी। बाबू के लिए बर्गर नहीं खरीदने जा रहे, और मुखर्जी नगर में आके जो जो बाबू के लिए बर्गर खरीदने के चक्कर में पड़े, आज वो सब कहीं टैक्सी चला रहे हैं, कोई खेती करवा रहा है, कोई अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया है, या ठंडी में कौड़े पर बैठकर वो मुखर्जी नगर के कोचिंग और अध्यापकों को गाली दे रहे हैं, अरे कोचिंग वाले तो ऐसे वैसे, हमारा पैसा लूट लिया, हमको ये कर दिया, हमको वो कर दिया। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या इतनी क्षमता नहीं है कि हम ये पहचान सकें कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे मतलब का है कि नहीं है, ये उस स्टैंडर्ड का है कि नहीं है? इतना तो आप पहचान ही सकते हैं। तो हमने पहले शब्द का नाम लिया जिसको मैंने कहा जो सही है, जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मुकदमा था भारत के संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, रीड विद आर्टिकल 29 अंडर द पर्सनल लिबर्टी, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो स्वतंत्रता है, इन दोनों के मिश्रण पर यह मुकदमा था। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था इंदिरा जी के इशारे पर। उस समय पासपोर्ट एक्ट के अंदर यह व्यवस्था थी कि द पासपोर्ट ऑफिसर कैन सीज एनी पर्सन्स पासपोर्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन, बिना कारण बताए वो किसी का पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। ऐसा अधिकार पासपोर्ट अधिकारियों को उस कानून के अंतर्गत दिया गया। मेनका गांधी के वकीलों ने भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद, जिनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, 14, 19 और 21, इन तीनों आर्टिकल्स का सहारा लेकर कहा, माय लॉर्ड, आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। दैट मीन्स स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। और अगर पासपोर्ट अधिकारियों को अपने मन से बिना सूचना दिए किसी का पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है, इसका मतलब वो मनमानी कर सकते हैं। और मनमानापन, आर्बिट्ररीनेस इज द एंटी डिफिनेशन ऑफ द इक्वालिटी। जहां आपको मनमानापन करने का अवसर मिलेगा वहां अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो जाएगा। सर हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो गया। उन्होंने कहा साहब अनुच्छेद 19 के अंदर छोटे छोटे अधिकार दिए हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू मूव एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मेक एसोसिएशन और एसोसिएशन और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू रिसाइड और सेटल एनीवेयर, राइट टू प्रॉपर्टी उस समय था जिस समय का ये मामला है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड देयर आर द कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार है। ऐसे छोटे छोटे अधिकार पर अगर प्रतिबंध लगेगा, सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, तो 19 के दूसरे खंड से लेकर 6ठे खंड तक जितना रेस्ट्रिक्शन बताया गया है उतना ही रेस्ट्रिक्शन लगा सकती, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती हुजूर। तो आप बताइए, एक पासपोर्ट कानून में अगर यह दिया जा रहा है कि पासपोर्ट अधिकारी कोई प्रतिबंध लगा सकता है, तो क्या वो रेस्ट्रिक्शन इस आर्टिकल के अंदर राइट टू मूव एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया अगर हम जाना चाह रहे हैं, एक पत्रकार के रूप में मेरा जो व्यवसाय है, जो मेरा काम है, उसको हम कर नहीं सकते हैं,
तो बताइए फिर हम अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे। मामला लाइवलीहुड का आ गया, आउट ऑफ अब्रॉड यानी बाहर जाने का मामला आ गया, अनुच्छेद 21 भी इसमें आ गया। इसी गोल्डन ट्रायंगल को लेकर कहा गया कि जब 14 में मनमानापन नहीं हो सकता, 19 कहता है इतने ही रेस्ट्रिक्शन लगाओ, तो बताइए आर्टिकल 21 में क्या कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा? क्या सरकार क्या कहता है 21? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। यानी देयर मस्ट बी अ सर्टेन लॉ एंड द प्रोसीजर, और वो कानून और प्रोसीजर अगर है तो आप उसको प्रक्रिया से वंचित कर सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं कर सकते। तो वह कानून कैसा होना चाहिए, यानी ये विधान कैसा होना चाहिए, ये लॉ कैसा होना चाहिए, ये भारत का संविधान निर्धारित करेगा। तो वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए। यही 3 बातें जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नाम से जानी जाती थी, जिसे ए.के. गोपालन के केस में, अगर आपने नाम सुना हो, ए.के. गोपालन के केस में इसको इंट्रोड्यूस कराने के फ्रंट डोर से कोशिश की गई थी। ये कहा गया था जब ए.के. गोपालन को एक कानून के तहत, मद्रास राज्य का एक एंटी प्रोविजन लॉ था जिसके तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस कानून के तहत वो उसको चैलेंज करता है, और वो चैलेंज करने में कहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिया है। और अमेरिका में भी आर्टिकल 21 के जैसा ही एक आर्टिकल है जो कहता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एक्सेप्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो ड्यू प्रोसेस है, जो उचित प्रक्रिया है, इसके बिना किसी को उसके देह से, उसके जीवन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा भी लॉ और कानून ड्यू होना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे जो जजेस थे वो ब्रिटिश माइंड के थे। ये 1951 का कानून है। उस समय हमारे जो जजेस थे वो ब्रिटिश माइंड के थे, और ब्रिटिश माइंड का जो व्यक्ति होता था या जो जज होता था वो कहता था लॉ इज, या जो कानून है वो है, लॉ ऑट टू बी, कानून कैसा होना चाहिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी उस समय जजेस का यह मानना था कि अगर सरकार के पास कोई कानून है, कोई प्रक्रिया है, तो वो आपको विधि से वंचित कर सकते हैं, वो आपको जीवन से वंचित कर सकते हैं, वो आपकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुल मिलाकर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस समय की कोर्टों का मानना था कि वी हैव फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव लॉ। यानी सरकार के कार्यों के खिलाफ मौलिक अधिकार मिला है, विधायिका के खिलाफ आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन को, ए.के. गोपालन के डिसीजन को मेनका गांधी में बदल के कहते हैं नहीं, कानून और प्रक्रिया भी सही, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। यानी हमारे फंडामेंटल राइट हमारे लेजिस्लेचर्स के खिलाफ भी, यानी हमारे विधायिका के खिलाफ भी उपलब्ध है, जो उस समय अदालत ने ध्यान नहीं दिया। और अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 2 को देखें, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को देखें, तो वो क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट मेक अ लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part. If there is any contravention, that law will be void to the extent of this contravention. यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा? कानून नहीं बनाएगा। कानून कौन बनाता है? राज्य का ही एक अंग जिसको हम विधायिका कहते हैं। तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मौलिक अधिकार को छीनती हो या कम करती हो। और अगर ऐसा कोई कानून इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया है, उल्लंघन की मात्रा तक ऐसा कानून शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि संविधान में नहीं लिखा था, लेकिन वो नया नया समय था, उस समय इतना गहराई से लोगों ने देखा नहीं, तो उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये विधान है, जिसको आप संविधान कहते हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। यह एक ऐसा लिमिटेशन है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करके कोई भी काम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। और अगर आपने उसको करने की कोशिश की, आप, जब मैं कह रहा हूं तो आप स्टेट है, यानी राज्य है, यानी सरकार है, यानी विधायिका है, यानी न्यायपालिका है, कोई भी सरकार का अंग इस संविधान के नियम, कानून और कायदों को आप
क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधान बन चुका, ये कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, इसी नाते इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज द सुप्रीम लॉ, दैट इज द ग्रैंड लॉ, दैट मीन्स इट इज अ लॉ। क्या है ये? विधि है, कानून है। कानून पढ़ने के लिए कानूनी दिमाग पैदा करना पड़ता, लीगल टेम्परामेंट पैदा करना पड़ेगा। भले ही आप हिस्ट्री पढ़कर आए हैं, ज्योग्राफी पढ़कर आए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जब आप यूपीएससी देने जा रहे हैं, एक हमारे आईएएस अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि संविधान सही रूप में क्या है। अब बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे ऑल teach only the polity, not the constitution. The reason is the constitution is a law and this is advocates paradise. ये वकीलों का स्वर्ग है, जहां बाल का खाल निकालना पड़ता है, और अगर आपको बाल की खाल निकालना नहीं आएगा तो यूपीएससी कोई मेंस में क्वेश्चन पूछेगी और उस क्वेश्चन को जो है आप कर नहीं पाएंगे, यानी उस क्वेश्चन को आप जब नहीं ठीक से कर पाएंगे तो नेक्स्ट कर दूं? अच्छा, यहां से ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग यहां पर अभी समझ रहे थे क्या? एक तो वर्ड हमने आपको बताया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। और अब दूसरा शब्द आपके सामने आने जा रहा है पॉलिटी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी का और आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या है, क्या बताओगे? कॉन्स्टिट्यूशन तो बता देंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म ऑफ दिस कंट्री, संविधान इस देश का सबसे बड़ा कानून। पॉलिटी क्या है? ये तो रेस्ट्रिक्शन होगी, प्रतिबंध होगी। हमने मना नहीं किया, हम भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, आप लिमिटेशन बता रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बता रहे हैं, आप संविधानवाद कह रहे हैं। इंप्लीमेंटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटी। संविधान का लागू हुआ स्वरूप या भाग जो है वही राज्य की व्यवस्था। यानी पिछले 72 सालों में जो डेटा आपके पास आया है उसी डेटा की पूरी जानकारी ही राज्य व्यवस्था। यानी अगर हम बात करते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एनफोर्स हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि इस दिन हिंदुस्तान की पॉलिटी क्या थी हमारी राज्य व्यवस्था। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज द पॉलिटी ऑफ इंडिया, क्या है भारत की राज्य व्यवस्था, क्या बताएंगे? क्या है व्यवहारिक रूप राज्य का? जिस देश के शासनिक व्यवस्था में आप जाना चाह रहे हैं वो व्यवस्था क्या है? तो भारत के संविधान की जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, तो ये उद्देशिका 1950 में घोषित करेगी, क्या घोषित करेगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute, आ गया शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ओके कर दो।
अच्छा वाइट कर लेंगे, हाँ ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू यानी अब ये भारत की पॉलिटी बताने जा रहा है। क्या? सॉवरेन। क्या? सॉवरेन। अरे हम इसको यूज नहीं करते, ये बड़ा गड़बड़ चीज है। हम लोग तो व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाले लोग हैं। हाँ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये मत जानिएगा कि हम सोशलिस्ट और सेकुलर छोड़ रहे हैं तो सर को आता नहीं। हम कब की बात कर रहे हैं? 1950। एक पीटी का क्वेश्चन तो यही हो गया। What was the polity of India at the time of the enforcement of Indian Constitution? भारत के संविधान के लागू होने के समय भारत की राज व्यवस्था क्या थी? 4 ऑप्शन होगा जिसमें यही 5 शब्द, 2-2, 3-3 शब्द करके डाले जाएंगे। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सॉवरेन, ऐसा करके। यानी हर बात में, हर ऑप्शन में, एक ऑप्शन छोड़कर हर ऑप्शन में आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड आएगा और एक ऑप्शन खाली रहेगा जिसमें आएगा सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी भारत की राज व्यवस्था क्या होती है? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यही भारत की उस समय राज व्यवस्था थी। ये राज व्यवस्था बदलती है। कब बदल रही है? इंदिरा चाची के शासनकाल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 2 शब्द हम डलवाते हैं। एक शब्द हम डलवाते हैं क्या? सेकुलर, और एक शब्द हम डलवाते हैं डेमोक्रेटिक, सॉरी सेकुलर एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, राइट। तो क्या क्या शब्द हमने डलवाया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। आप बताइए, 3 शब्द लिखा है, आपको 2 शब्द जोड़ना है, अमूमन आप कहां जोड़ोगे? उसकी बाद में बात करेंगे, हम अभी इस पर आइए, पॉलिटी पर रहिए। 3 शब्द ऑलरेडी लिखा है, आपको 2 शब्द जोड़ना है। ये 2 शब्द आप कहां जोड़ेंगे? या तो यहां जोड़ देंगे या तो यहां जोड़ देंगे। कोई ये दिमाग लगाएगा कि सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को डालना है? हाँ या ना? और डाला गया। अगर आज की पॉलिटी, अगर भारत की देखी जाए तो आज की पॉलिटी क्या है? हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक है। हाँ या ना? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। तो ये 2 शब्द जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप डाल रहे हैं, सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में क्यों डाल रहे हैं? पूछ लेंगे आपसे वो इंटरव्यू में। व्हाई द सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड्स इंसर्टेड इन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक? यस, दिस इज द क्वेश्चन। यही तो अंतर था, यही तो समझना है, क्योंकि पीटी का एक क्वेश्चन है आपका, एक पीटी का क्वेश्चन है आपका। आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन करें, और उसमें एक वर्ड सॉवरेन, उसके बाद डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक, फिर सेकुलर, फिर सोशलिस्ट। फिर वो क्या करेंगे? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन पीछे कर देंगे। यानी ये 5 शब्द को वो ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, और एक जो है इसी ऑर्डर में रहेगा। ये जो ऑर्डर यहाँ मेंटेन है, इसी ऑर्डर में ही एक शब्द रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा। यही कारण है। तो प्रश्न है कि ये ऑर्डर क्यों मेंटेन किया, क्या रीजन है? तो इसका रीजन है पीरियोरिटी। हमारी राज व्यवस्था में हम प्राथमिकता किसको देने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम सॉवरेनिटी, यानी जो देश से जुड़ा है, सोशलिस्ट जो समाज से जुड़ा है,
सेकुलर जो रिलीजन से जुड़ा है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम से जुड़ा है, रिपब्लिक जो पर्सन से जुड़ा है। यानी सबसे बड़ा देश है, फिर समाज है, फिर धर्म है, फिर व्यवस्था और फिर उस पर बैठा हुआ व्यक्ति। दिस इज द, इसी कारण से इन शब्दों को ये क्रम दिया गया। अगर हमारी संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा हो जाए तो हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं। देश मर गया तो जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया तो उसको जिंदा कौन कहेगा। तो सबसे पहला शब्द आया आपके पास संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो 26 जनवरी 1950 ये जो पॉलिटी है आपकी, प्रियम्बल आपकी राज्य व्यवस्था यानी आपकी पॉलिटी बता रहा है और कह रहा है कि हम सॉवरेन होंगे। तो इंटरव्यू से लेकर और प्रीलिम्स और मेंस तक शॉर्ट नोट लिखने से लेकर आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या होती है। When India become a sovereign country, भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? छब्बीस जनवरी 1950। कब बन रहे हैं हम? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को आप बन रहे हैं सॉवरेन। क्लियर? क्या बन रहे हैं? सॉवरेन। तो फिर इससे पहले क्या थे आप? पूछने वाले को ये पता है। ट्राई टू गिव द एग्जैक्ट आंसर बिकॉज दे हैव नॉट टाइम। 2-2,500 लोगों का इंटरव्यू लेना है, इतना समय नहीं है हमारे पास। एग्जैक्ट आंसर क्या थे आप? आज मालूम है? आज मालूम है? आज मालूम है? इस क्लास में कोई ऐसा बैठा है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के सारे फंडामेंटल राइट 1 बाय 1 करके बता देगा? Anyone in the class? काहे की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, 27 में क्या है? 27 गलत है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन। ये तो मैंने मोटा मोटा पूछा है। आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में क्या फंडामेंटल राइट? सही जा रहे हो, बताओ। संस्था है उसमें 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 ठीक चल रहे हो, हम तुमको दोहरा रहे हैं, बस हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, हम तुम्हें पुश कर रहे हैं। सही सही बोल रहे हो। मदरसा तो इसमें आता ही नहीं है। उसमें मौलिक अधिकार क्या है? एडमिशन पाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का। right to get admission in any minority educational institution which is based on language, script or culture under article 29। नहीं, कला संस्कृति नहीं, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं। कितने प्रकार का अल्पसंख्यक भारत का संविधान निर्धारित करता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ द माइनॉरिटी? परसेंटेज का कहीं बात ही नहीं की गई है पूरे संविधान में। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म, भाषा, लिपि,
संस्कृति। ये 4 प्रकार के भारत में अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार का अल्पसंख्यक 29वें आर्टिकल में होता है और 2 प्रकार का अल्पसंख्यक 30वें आर्टिकल में होता है। तो 29 और 30 2 आर्टिकल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, चर्चा करेंगे इस पर कभी। अभी हम बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की। आप सबमरीन बन गए। हमारा क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950 से पहले आप क्या थे? आप डोमिनियन स्टेटस वाले स्टेट थे। क्या थे? आप अधिराज्य थे। क्या थे आप? अधिराज्य थे। आपको बनना क्या था? स्टेट। आपको बनना क्या था? राज्य। यही बताएंगे, यही ना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है वेयर यू आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। छोटी सी परिभाषा, जहां आप पूर्ण संप्रभु ना हो, यानी पूर्ण स्वतंत्र ना हो। आपको स्वतंत्रता किस कानून से मिलती है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947। क्या हुआ? हम क्या मनाते हैं? 15 अगस्त, 15th ऑफ अगस्त 1947 के बीच में हम क्या मनाते हैं? इस दिन क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। राइट? आप स्वतंत्र हो गए, हाँ या ना? तो अगर आप स्वतंत्र हो गए तो आपका पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन क्यों बना? जिसने आपका घर कब्जा कर रखा था, चाबी अभी भी उसके पास। कौन था? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों था? क्या कर लो? संविधान हमारा बनना शुरू हो चुका है। क्या रखा अपने पास? तो दिक्कत क्या थी? उससे क्या मतलब है? हाँ नहीं, हम इसी जैसा हम आप जवाब दे रहे हैं, हम काउंटर कर रहे हैं। यही इंटरव्यू में भी होगा, आप ऐसे जवाब दोगे, वो आपको काउंटर करेंगे। हम यही तो सीखने बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ ईगो नहीं ले आना है, यहाँ तो हमें सीखना, सीखने के लिए पात्र बनना पड़ता है। पात्र का मतलब धारण करने की क्षमता आनी चाहिए। अगर ना आप धारण नहीं कर सकते तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। उल्टा तवा पे कभी पानी नहीं टिकता। हम वही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि आपका पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आपका अपना संविधान लागू नहीं था। आप जिस कानून से गवर्न हो रहे थे वो कानून था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये संविधान उस समय चल रहा था और इस संविधान के अनुसार इस देश के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? वाइस रॉय लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम्हारा संविधान लागू होगा तब तुम सॉवरेन बनोगे, और तुम्हारा संविधान जब तक लागू नहीं होता, आप ब्रिटेन के कानून से शासित हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के कानून से शासित हो रहे हैं तो जितना हम आपको देंगे उतना ही आप ले सकते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारा जो ये स्टेटस दिया, इसमें उन्होंने 3 चीज हमें नहीं दी: रक्षा, संचार, सुनते रहिए, रक्षा, संचार, विदेश संबंध। कब तक नहीं दिया? सेफ एंड सिक्योर डिपार्चर ना हो जाए। जब तक जहाज पर बैठ के लॉर्ड लुई माउंटबेटन और उनका परिवार और वो सारे अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी ना चले जाएं, उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश समय नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये खार खाए लोग हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर टेम्स नदी को रवाना कर देंगे।
दे वांट सेफ एंड सिक्योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, राइट। तो हमारे इन तीन चीजों की जो पावर थी वो चूंकि इस कानून से गवर्न हो रही थी, हमारा अपना संविधान नहीं लागू था, हमारे अपने सब्जेक्ट्स नहीं थे, हमारा अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, इस वजह से रक्षा, संचार और विदेश उन्होंने हमें नहीं दिया, ताकि हमारा डोमिनियन स्टेटस तब तक बना रहे जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता। भारत के संविधान के लागू होते ही जैसे ही हम घोषणा करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, इसका मतलब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन पूर्ण स्वतंत्र तुम तभी होगे जब तुम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। भारत के संविधान को लागू करने में दो बाधाएं थी। ये भारत है, एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया नाम का प्लेटफॉर्म है, इसके पास दो ट्रैक है, जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखते हैं दो ट्रैक है, और दोनों ट्रैक पर दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और वो गाड़ियां कौन सी गाड़ियां हैं? एक गाड़ी है जो भारत का शासन चला रही थी, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक गाड़ी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यार्ड में बनकर तैयार हो चुका है, अब तुमको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म ऑक्युपाइड हैं दो कानूनों से, यानी जब तक भारत का स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम खत्म नहीं होगा तब तक आप हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं कर पाएंगे। मेरा प्रश्न है कि इन दोनों कानूनों की आज क्या स्थिति है? क्या ये कानून जिंदा है या समाप्त हो गए? कौन सा चल रहा है? 1947। इसका मतलब तो आपका डोमिनियन स्टेटस आज भी होना चाहिए, आप तो सॉवरेन है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम संविधान की बात कर रहे। वो जो कानून आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इंटरनेशनल, बहुत सारे कानून चल रहे हैं, उनको एडॉप्शन लॉ पारित करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी छोड़ो, वो कानून संविधान में नहीं। हम संविधान की बात कर रहे हैं। आपके संविधान को लागू करना है, दो ट्रैक हमारे पास है, दोनों ऑक्युपाइड है, एक भारत शासन अधिनियम से, दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। आप भारत का संविधान लागू कैसे करोगे जब तक कि इन दोनों कानूनों को आप खत्म नहीं कर देते? तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या ये दोनों कानून जिंदा हैं या खत्म हो गए? यस, तभी लागू होगा। तो कब खत्म किया, किसने खत्म किया, कहां खत्म किया गया, कहां पर, कहां लिखा है? ये पीटी का क्वेश्चन है। द लास्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा आपने? आप में से कितने लोगों के पास बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये भी नहीं पता? पॉलिटी कैसे पढ़ रहे हो फिर? यही तो बता रहा हूं, थोड़ा तो शांत हो जाओ। बेयर माने होता खाली, एक्ट माने कानून। जो संविधान जैसा लिखा है उसी को हम लोग बेयर एक्ट कहते हैं। तो किताब की दुकान पर जाके कहना हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट दे दीजिए। हिंदी में हो तो दोनों भाषा ले लेना। डिग लॉग एडिशन बोलते हैं उसको, डिग DIGLOG, डिग लॉग। उसमें पूरे संविधान के आर्टिकल्स दिए हैं जैसा फाउंडिंग फादर्स ने लिखा था विद अमेंडमेंट्स। तो नया कोई आया होगा, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। यानी जिस दिन आप पॉलिटी की क्लास में मेरे सामने बैठेंगे ये बेयर एक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। मैं बताऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उसको क्रॉस चेक कराऊंगा। पढ़ाई का मतलब तो तभी है जब जो पढ़ाया जाए उसको दिखाया जाए, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड the Government of India Act 1935 and the repealing and amending the later act shall hereby repealed,
शैल हियर बाई रिपील्ड, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा इस बाद वाले कानून को संशोधित करने वाले या अनुसमर्थित करने वाले जितने कानून थे यहां समाप्त किए जाते। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक दिन की देन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये फाइनल डेस्टिनेशन था। कब से? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1935 के जितने कानून थे इंडिया को गवर्न करने के लिए, वो सारे कानून यहां खत्म किए जाते। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 कानूनों का नाम दिया जाएगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा कानून जिंदा है, कौन सा खत्म कर दिया जाए। राइट डाउन अ क्वेश्चन। आता है तभी तो हम यहां हैं। आपको क्या लग रहा है यहां कोई ऐसे ही आके खड़ा हो जाएगा? श्रीमान IAS है ये। श्रीमान बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। राइट डाउन अ क्वेश्चन। विच एक्ट वॉज नॉट एबॉलिश्ड बाई, इंग्लिश हिंदी, अच्छा कोई बात। कौन सा कानून निम्नलिखित में से, कोई बात नहीं इंग्लिश भी बोल देंगे। एक भाई हमको इंस्ट्रक्शन मत दो, मुझे बोलने दो, मैं पहले अंग्रेजी बोल लूंगा फिर हिंदी बोल दूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई अंग्रेजी वाली है, लेकिन हिंदी में मैं फिर बोल देता हूँ पूरा सेंटेंस। राइट, तो पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। विच एक्ट वॉज, एक्ट का स्पेलिंग बच्चा कैसे लिखा आपने? ऐसा है ना, गलत है, कैपिटल ए में हमेशा अधिनियम को लिखा जाता है। दिस, क्या लिखा हमने? विच एक्ट वॉज नॉट एबॉलिश्ड बाई आर्टिकल 395 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश, ऑप्शन ए बी सी डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 395 के द्वारा समाप्त नहीं किया गया? परीक्षा हो सकता है समाप्त शब्द की जगह में हिंदी में निरसित लिखे, तो दोनों जानते रहिए। निरसित का मतलब होता है समाप्त, निरसित नहीं किया गया। ऑप्शन ए, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855, 58, 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट, द प्रिवी काउंसिल, द प्रिवी काउंसिल ऐसे लिखेंगे PRIVY COUNCIL, प्रिवी काउंसिल, ज्यूरिसडिक्शन JURISDICTION, ज्यूरिसडिक्शन, द प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन। एबॉलिशमेंट एक्ट, एबॉलिशमेंट एक्ट ABOLISHMENT, एबॉलिशमेंट एक्ट 1949। हिंदी के बच्चे लिखेंगे राजशाही परिषद अधिनियम, राजशाही परिषद क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार परिषद अधिनियम, परिषद के ब्रैकेट में लिखेंगे परिषद निरसन अधिनियम, परिषद निरसन अधिनियम, अधिनियम 1939। ये है प्रश्न आपके सामने।
यूपीएससी के लिए। नाइनटीन 49। क्या है डी? क्या है ये? तुक्के नहीं। शाबाश, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सिक्कू। अरे सिक्कू, तुमने सिक्का जमा दिया। देखो बच्चे ने पकड़ लिया मेरी बात को। मैंने कहा था कि 1935 के अधिनियम से पहले उसको संशोधित करने वाले जितने कानून थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए, सब खत्म कर दिए गए। तो 1947 भी तो 35 के बाद आया था, वो हमने लिखा, 1935 लिखा। इसका मतलब इस ऑप्शन में प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एबॉलिशमेंट एक्ट को नहीं खत्म किया गया था। ये उत्तर बिल्कुल सिक्कू का सही है। प्रश्न है, ये है क्या? प्रश्न है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1860, गलत मत बोलिए। 1860। हाँ, अधिनियम वो कानून, जैसे ड्राइवर अगर मर्सिडीज में बैठ के घूम रहा हो तो मर्सिडीज का मालिक नहीं हो जाता। कह तो दिया कि साहब हम मर्सिडीज से आए हैं, कह हो कौन तुम, कह हम उसके ड्राइवर हैं, तो कहेगा मालिक कहाँ? संविधान बेटा मालिक। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, जितने ये सामान्य कानून भारत की जनता को शासित करने के लिए बनाए गए थे, क्रिमिनल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स के लिए, टॉर्चुअस मैटर के लिए, इन कानूनों की हमें ज़रूरत थी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एडॉप्शन लॉ बनाकर उन सभी कानूनों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्वीन था वहाँ वहाँ प्रेसिडेंट डाल दिया, जहाँ जहाँ किंग था वहाँ प्रेसिडेंट डाल दिया, जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की जगह इंडियन पार्लियामेंट डाल दिया गया, जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा था वहाँ वहाँ इंडियन गवर्नमेंट डाल दिया गया, जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम थे वहाँ पर स्टेट्स के गवर्नमेंट के नाम डाल दिए गए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डाल दिया गया। पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर हमने यूज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमें देश का शासन चलाना था, और जिन कानूनों से अंग्रेज हमारे देश को शासन कर रहे थे उन्हीं कानूनों से हम भी आज शासन कर रहे हैं। अंतर यह है, शासक जो था वो हेरिडिटरी था, आज हमारा शासक रिपब्लिकन है। हम जिसको चुनकर भेजेंगे वो हमारे अनुसार शासन करेगा, और नहीं करेगा तो 5 साल बाद लात मार के भगा देंगे। तो हम प्रश्न था कि प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट को क्यों नहीं खत्म किया गया। पहले तो आप ये बताओ कितने लोग इसमें से प्रिवी काउंसिल का नाम सुने हैं आज से पहले? राजशाही परिषद अधिनियम, प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन अबॉलिशमेंट एक्ट 1949। यानी जो हमने आपको प्रश्न दिया अब उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम इस नाते खत्म करना था क्योंकि उसने हमारा स्टेटस डोमिनियन दिया था, हमें सॉवरेन बनना था। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस नाते खत्म करना था क्योंकि अगर वो खत्म नहीं करते तो भारत का संविधान लागू नहीं हो पाता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सप्लीमेंट्री और अमेंडिंग एक्ट्स को इस नाते खत्म करना था ताकि हम पूरी सीरीज को उनके ध्वस्त करके अपना शासनिक व्यवस्था को लागू कर दें। ये कानून क्यों नहीं खत्म किया? ये कानून इस नाते नहीं खत्म किया कि ये जो है प्रिवी काउंसिल, जो ये शब्द लिखा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपर हाउस होता है, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, उसी का एक सांसदों का, लॉर्ड्स का विंग था जिसको लॉर्ड चांसलर्स कहा जाता था।
यानी जैसे वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। इज इट क्लियर? ये वहाँ की हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट हुआ करती थी, यानी सबसे उच्च अपीलीय अधिकारिता को यूज करती थी। ये ब्रिटेन के जो जिला अदालत होते हैं उनको कॉमन कोर्ट्स कहा जाता है, उनके ऊपर काउंटी कोर्ट्स होते हैं, और उसकी जो अपील होती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपर हाउस में होती थी। इसी नाते ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया की सबसे ताकतवर संसद के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वो कार्यपालिका भी थी, वो विधायिका भी थी, वो न्यायपालिका भी थी। देयर वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजन। और इन्हीं से अलग होकर जब अंग्रेज अमेरिका जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, वो अपना देश बनाते हैं ब्रिटिश अमेरिकन्स, तो वो इन तीनों अंगों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि एक फ्रेंच जूरिस्ट ने दिया था, उसके सिद्धांतों पर वो अपने तीनों अंगों को खोल देते हैं और कहते हैं सब एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस करें, ताकि कोई तानाशाही ना कर सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तानाशाही इस नाते हो जाती थी क्योंकि जो किंग बैठा हुआ है, इस किंग से इन्होंने ताकत को छीन लिया। विलियम सिक्स नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी ने अपने होशो हवास में लिख दिया, अब हम और हमारी आने वाली खानदाने, हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो कहेगी वही करेंगे। इसी नाते ये मोनार्कियल एक मियर रबर स्टाम्प हेड के रूप में हो गए और वहां की पार्लियामेंट पावरफुल हो गई। यानी वो पावरफुल पार्लियामेंट वहां की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव भी है, वो वहां की लेजिस्लेचर भी है, वो वहां की जुडिशरी भी थी। ये जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के रूप में अलग होती है। सन 2009 के अंदर कानून बनता है इंपीरियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। कुछ नाम सुना सुना लग रहा है आपको? आपने एक नाम सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। 2014 में मनमोहन सिंह जी के समय में आया था ये कानून। NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये कुछ नहीं था, कट कॉपी पेस्ट था इंपीरियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिससे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कानून बनाकर वहां सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। यानी 2009 से पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उनका अपर हाउस के ही जो लॉर्ड चांसलर्स होते थे वो जज के रूप में काम करते थे। इसी नाते जब आज भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं, किसी जज को एड्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, लॉर्डशिप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था परंपरा कहां से आ रही थी? ब्रिटेन से आ रही। कुछ समझ में आ रहा है? आज जो तुम करते हो, जो कहते हो, जो बोलते हो, वो ब्रिटेन में चल रहा था। ब्रिटेन उनकी जितनी कॉमनवेल्थ कॉलोनियां थी उनके अपीलेट कोर्ट के रूप में काम कर रही थी, और ये इनका जो अपीलेट कोर्ट था उसके जुरिस्डिक्शन को भारत पर लागू ना हो 1949 में हमने कानून बनाकर रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के अंतर्गत एक हाई कोर्ट बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों को यह प्रभावी ना कर सके, इस नाते एक छाता खोल दिया। यानी बारिश हो रही है। किसकी बारिश हो रही है? ब्रिटिश कानूनों की बारिश हो रही है, ब्रिटिश पावर्स की बारिश हो रही है, और उस बावर में हमने एक छाता, एक छतरी खोल दी जिसका नाम था प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एबॉलिशमेंट एक्ट 1949। इसने उनके पावर को क्या किया? रोक दिया। इनके उसने पावर को रोक दिया ताकि जब सुप्रीम कोर्ट हमारी जब कोई निर्णय दे तो वो भारत संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू हो सके। Which article of Indian Constitution declares that a law passed by the Supreme Court shall bind all courts within the territory of India? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि इसके द्वारा पारित विधि भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी अदालतें हैं सबके ऊपर लागू होगी? 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 140, 141, 142, 143। क्या होगा उत्तर? उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विधि भारत संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होगी।
140, 141, 142, 143। गलत। आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर भारत के सभी अदालतों पर लागू हो, अनुच्छेद 141 को बनाया गया था। वो आर्टिकल कहीं से बाधित ना हो, इस नाते प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एबॉलिशमेंट एक्ट को खत्म नहीं किया गया। तो फिर से रीड करिए अनुच्छेद 395 को। अब देखिए, बेयर एक्ट आपके पास होता तो अभी आप खुद बैठ के यहाँ पढ़ रहे होते। क्या लिखा हो गया यहाँ पर? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 and the Government of India Act 1935 and amending and repealing the later act except the Privy Council Jurisdiction Abolishment Act hereby abolished। हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि मैंने ये आपको पहले ही क्यों पढ़ाया? मैंने इस नाते पढ़ाया कि आप 26 जनवरी को भारत का संविधान 1950 में लागू करने जा रहे हैं, और आप जब डोमिनियन स्टेटस रखते थे, इस डोमिनियन स्टेटस से अधिराज्य से आपको क्या बनना है? एक सॉवरिन स्टेट बनना है, और सॉवरिन स्टेट बनने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के रास्ते में बाधक थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दोनों कानून हमारे बाधक थे, इस नाते इनको खत्म करना जरूरी था ताकि हम संप्रभु बन सके। संप्रभु बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा संविधान लागू हो जाएगा, और जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? संप्रभु हो जाएंगे। और संप्रभु हो गए तो मतलब नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल अथॉरिटीज कैन इंस्ट्रक्ट अस टू मेक एनी रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी। कोई भी आंतरिक और बाह्य सत्ता हमें कोई नियम कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। वी आर फ्री टू फॉर्मुलेट आवर फॉरेन पॉलिसीज। हम अपनी विदेश नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वी आर फ्री टू मेक द फॉरेन रिलेशनशिप। हम विदेशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वी आर फ्री टू मैनेज आवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। हम अपना रक्षा, संचार और विदेश मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? एक सॉवरेन स्टेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विच बॉडी इज अ सॉवरेन बॉडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कौन सी संस्था सॉवरेन बॉडी है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। हमने बोला हिंदी में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी संस्था संप्रभु है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों, इनमें से कोई नहीं। केंद्र और राज्य दोनों, बिल्कुल गलत उत्तर। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज सॉवरेन। रीजन इज, अगर हम सेंटर को देखें और हम स्टेट को देखें, यानी हम मोदी को देखें और योगी को देखें, हाँ या ना? पढ़ा कहाँ से होगा? अच्छा ठीक है। तो सेंटर के पास अपनी एक टेरिटरी है, हाँ या ना? पूरा भारत केंद्र का है, राइट? पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, हाँ या ना? इसके अलावा केंद्र की सरकार है, यानी गवर्नमेंट है, हाँ या ना? अगर यूपी में देखें तो यूपी की टेरिटरी है, योगी के पास भी टेरिटरी है, हाँ या ना? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है या ना? उत्तर प्रदेश सरकार है या नहीं? गवर्नमेंट है नहीं? तो फिर क्यों योगी जी को मोदी जी की बात माननी पड़ी? जो तुम्हारे पास वो मेरे पास है, छोटा चाहे बड़ा। यू हैव टेरिटरी, आई हैव टेरिटरी। You have population, I have population. You have government, I have government. So you are sovereign, I am sovereign. No, 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 किसी टेरिटरी किसके अंदर नहीं है। इनके पास डिफेंस है,
फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन। और भारत का कोई भी राज्य रक्षा, संचार और विदेश मंत्रालय नहीं रख सकता। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही कारण है कि इनको खाली तोंद वाली पुलिस दे दी गई, पीएससी दे दी गई, और इनके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस और संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत एक बहुत बड़ी ताकत। क्या है वो ताकत? इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहां जाओगे? रगड़ के रख देंगे। निकल लो तुम भारत संघ से अगर तुम्हारी मजाल हो। हैं? इसी की हिंदुस्तान में कमी थी। कब से? अलेक्जेंडर महान के आक्रमण से लेकर मुगलिया सल्तनत के विनाश और अंग्रेजों के आने तक यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हम एक पैन इंडिया भारत नहीं थे। हमने कहा एक मजबूत भारत बनाओ जहां शक्तिशाली केंद्र होगा और राज्य कनेडियन मॉडल के आधार पर हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेंगे या उनको नस्तांबूत कर देंगे। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द पार्लियामेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है नेम एरिया बाउंड्री ऑफ द एनी स्टेट। तुम्हारी मर्जी हो या तुम्हारी मर्जी ना हो, हम तुमको बदल के रख देंगे। क्या किया जम्मू एंड कश्मीर के साथ? राज्य था? अरे राज्य नहीं था, स्पेशल राज्य था, स्पेशल स्टेटस था उसका, अपना संविधान था, अपना प्रशासन था, अपनी लोअर जुडिशरी थी। लेकिन सिर्फ यही 3 चीज नहीं था। अगर कम्युनिकेशन सेटअप कर लेता तो तुरंत पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से किसी से मदद ले लेता। अगर वो फॉरेन अफेयर्स बना रखता तो हो सकता है दुनिया के देशों से संबंध बना के राजनयिक बुलवा लेता। अगर आर्मी होती तो तब तक वो लड़ते जब तक मर नहीं जाते। देखिए कितने दूरदृष्टा थे हमारे फाउंडिंग फादर्स। जानते थे ये बहु नखरीली है थोड़ी। ये कह रही है जब घर बसाने जा रहे हैं हम सबके साथ चौका बर्तन नहीं करेंगे, हम थोड़े सुंदर है ना, कश्मीर सुंदर है ना, तो हम अपना अलग से खाना बनाएंगे, हम अपने बच्चों को अलग से पाल लेंगे, हम अपनी व्यवस्था अलग कर लेंगे। फाउंडिंग फादर्स नाम के ससुरों ने कहा कि देखो ऐसा है, इसी घर में रहो, इसी 4 दीवारी में रहो, अपना खर्चा अपना खाना सब लो, हमसे खर्चा भी लो। हम देते थे, फाइनेंशियल एड देते थे कि नहीं? फाइनेंस कमीशन उसको वित्त देता था कि नहीं? हमसे खर्चा भी लो, लेकिन देखो 4 दीवारी पार करके बाहर नहीं जाने देंगे। तो तुम्हारा रक्षा, तुम्हारा संचार, तुम्हारा विदेश संबंध हम देखेंगे। इंटरनली यू कैन मैनेज योरसेल्फ। सुनो, तुम्हारे यहां हाई कोर्ट भी मेरा होगा, गवर्नर भी मेरा होगा, मुख्यमंत्री चुन लो, विधानसभा बना लो, लेकिन हम जब चाहेंगे कोई ना कोई परिवर्तन तुम्हारे अंदर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, परिवर्तन करेंगे तो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1958 में खत्म हो गई जम्मू कश्मीर का संविधान बना के, अब उसको कहां से लाएं? और अगर उसको लेकर आना है तो जनमत कराना पड़ेगा, प्लेबिसिट कराना पड़ेगा। प्लेबिसिट कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां की मुसलमान जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी आज़ादी छीन जाए, वहां के नेता नहीं चाहेंगे। तो क्या किया? रातों रात सबको उठा लिया। किसको उठा लिया? जो लोगों को भड़का सकते थे। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता। उठा लो इनको, आगरा की जेलों में भर दिया। फिर क्या किया? प्लॉट देखो कैसे पहले तैयार किया बीजेपी ने। पहले ही जाकर मुफ्ती से, महबूबा से प्रेम संबंध बना लिया कि हम तुम्हारी सरकार बनवा देंगे, चलो तुम विधानसभा चलाओ। विधानसभा भंग कर दी।
और संविधान में राष्ट्रपति के आदेशों से एक डिफिनीशन क्लॉज है आर्टिकल 367, उसमें संशोधन करके 4 क्लॉज जोड़ दिए। कहा जब कभी कंसल्टेशन की बात हो जम्मू कश्मीर के लिए, परामर्श की बात हो, तो वो परामर्श वहाँ की विधानसभा के साथ समझा जाए। वो विधानसभा का अगर भंग है तो राज्यपाल से समझा जाए। राज्यपाल किसका आदमी? सेंटर का। परामर्श किसको देगा? केंद्र को देगा। बस मोटा भाई आए संसद में बोले, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के पहले खंड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके 2 और तीसरे क्लॉज को सस्पेंड कर दिया। यही बोला था ना, यानी पहला खंड अभी भी जिंदा है क्योंकि 2 और 3 सस्पेंड हुआ, एब्रोगेट हुआ, और तुरंत पार्लियामेंट ने क्या किया? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पारित कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, और पारित करके तुरंत उसकी स्थिति को राज्य से बदल के यूटी में कर दिया। और यूटी में कर दिया, इसका मतलब अब प्रशासन जम्मू कश्मीर के संविधान से नहीं चलेगा, अब प्रशासन भारत के संविधान से चलेगा। और भारत के संविधान से चलेगा तो यूपीएससी तुमसे पूछेगी कि आज J&K का प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से और किस आर्टिकल से चलाया जा रहा है? इसका उत्तर अगर इस पूरी मुखर्जी नगर में कोई भी पॉलिटी का मास्टर दे दे, कोचिंग संस्था दे दे, नोट्स दे दे, तो मैं डिक्लेयर करता हूं मैं आपको जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा। इट्स माय ओपन चैलेंज। एनी इंस्टीट्यूट इन मुखर्जी नगर, बड़े से बड़ा 1.5 लाख 2 लाख भी लेते हो, इस प्लेटफॉर्म से मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर आज कोई बता दे मुझे जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के किस पार्ट और किस आर्टिकल से चलाया जा रहा है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मुखर्जी नगर। लेकिन उसको मेरे साथ डिबेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल, लेकिन समझ के अनुसार अवेलेबल है, ये नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस। मैंने कहा था कि जो पढ़ाए वो स्रोत भी बताए, और स्रोत है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यानी जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पढ़ा होगा उन्हीं को इसका उत्तर पता होगा, नहीं तो इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। खुला चैलेंज है मेरा। बहरहाल इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आप मत लिख कर देना। आर्टिकल 239 कैपिटल ए, जिस आर्टिकल से आज पुडुचेरी चलाया जा रहा है, मैं इतने दावे के साथ चैलेंज क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें जब पढ़ोगे ना तो इसमें हेडिंग मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर ढूंढते रह जाओगे, कहीं लिखा मिलेगा नहीं संविधान में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जिक्र इस आर्टिकल का कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम में किया गया है कि ये आर्टिकल अब जम्मू कश्मीर को चलाएगा जिसको पुडुचेरी चलाता है, राइट। और ये है संविधान का पार्ट 8वां, जिसका नाम है यूनियन टेरिटरीज। आप शायद मेरी पढ़ाई को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बेसिक्स उठाता हूं, करंट पर लाकर छोड़ देता हूं, और करंट भी बताना इस नाते जरूरी है क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज आपसे नहीं लेगा, वो जानना चाहेगा कि CAA 2019 का विरोध क्यों होगा। जब तुम्हें नागरिकता पता होगी, नागरिकता के संशोधन के कानून पता होंगे, तुम्हें वो समस्याएं पता होंगी जो आसाम अकॉर्ड से यानी राजीव गांधी जी के समय से चली आ रही हैं, तब जाकर तुम CA के विरोध को समझ पाओ। यानी हमारी पढ़ाई होगी कैसे? देखो, तो एक तो आपका जो सिलेबस है हम चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके प्रोविजंस हैं हम प्रावधान देखेंगे, क्योंकि प्रावधान जब तक क्लियर नहीं होंगे आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा।
प्रावधान देखने के बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स, यानी समस्या क्या है। समस्या है तो उसके कितने डायमेंशंस हैं, कितने उसके समस्या के दृष्टिकोण हैं, और फिर उस पर सॉल्यूशन क्या है, यानी उसका निदान क्या है। यही है पूरा पीटी से मेंस तक की यात्रा। अगर आप प्रोविजन जान रहे हैं, आप प्रॉब्लम जान रहे हैं, तो आप पीटी के आंसर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप उसके डायमेंशंस जान रहे हैं, प्रॉस एंड कॉन्स जान रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन और निदान जान रहे हैं, वे फॉरवर्ड जान रहे हैं, तो आप मेंस का आंसर कर ले जाएंगे। आपसे कहीं डायरेक्टली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं पूछने जा रहे हैं। वो तो ये पूछेंगे कि व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इज द प्रेसिडेंट इज मियर अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के स्व विवेकाधिकार क्या है, और क्या भारत का राष्ट्रपति वास्तव में एक नाम मात्र का प्रमुख है। अगर वो नाम मात्र का प्रमुख है तो पहली लाइन गलत हो जाएगी ना, स्व विवेकाधिकार नहीं होना चाहिए फिर उसके पास। अगर उसके पास वो नाम मात्र का ट्यूटलर हेड है तो फिर इसके पास विवेकाधिकार नहीं होना चाहिए। वो अपने विवेक से कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, करता भी है। उसी में से कोई एक उदाहरण आप बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 72 का प्रयोग वो अपनी मर्जी से नहीं करता, कभी ऐसी गलती मत करना परीक्षा में, नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको हेल्प करती है, मंत्रालय का परामर्श जाता है। क्या पता राष्ट्रपति को तुमने क्या किया था माफ करने लायक हो कि नहीं हो। अब तुमको सुनवाई का अवसर उनके सामने दिया नहीं जाता, तुम तो बस याचना कर सकते हो, हुजूर हमको छोड़ दीजिए, ये हमारी परिस्थितियां थी। तो मंत्रालय किस लिए है? टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको सहायता और परामर्श देने के लिए तो है। तो 72 का प्रयोग वो अपने मन से नहीं करते। हम वो जगह पूछ रहे हैं जहां भारत का राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन से वो काम कर सकता है। एक सिंगल उदाहरण बता दो, किस संविधान में, किस आर्टिकल में वीटो शब्द का प्रयोग किया गया है? होल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नाम बदल दूंगा मैं पढ़ाना अगर ये शब्द आप मुझे संविधान में दिखा दीजिए। दिक्कत क्या है कि लक्ष्मीकांत साहब ने कुछ लिख दिया, अब बस बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पढ़ा रही हैं, हम लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ा। अरे ठीक है यार, लक्ष्मीकांत ने पढ़ा दिया, हमारा संविधान कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं करता। अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 क्या कहता है? इसी नाते मैं कह रहा था बेयर एक्ट होना चाहिए आपके हाथ में। स्रोत है ये, सोर्स हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। A law passed by both houses of parliament shall be sent to the president for his assent. एक विधि जो दोनों सदनों ने पारित कर रखी हो, राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजी जाएगी। ही में, क्या वर्ड यूज किया? में मतलब चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। असेंट ऑन बिल, वह विधेयक पर अनुमति दे सकेंगे। ही में विदहोल्ड हिज असेंट, विधेयक पर अनुमति रोक सकेंगे। ही may return the bill for reconsideration of parliament if it is not a money bill or constitutional amendment bill. अगर वो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो वह एक बार उसे संसद के द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस कर सकेंगे। एंड द पार्लियामेंट अगेन सेंड दैट बिल टू द प्रेसिडेंट, ही हैव टू गिव हिज असेंट, उन्हें अपनी अनुमति देनी होगी। कहाँ वीटो शब्द आया है? मान लीजिए एक बिल पार्लियामेंट से पास किया, सरकार ने नाको चने चबा लिए उस बिल को पास कराने में, क्या सरकार प्रधान राष्ट्रपति को ये परामर्श देगी कि आप इसको रोक दीजिए या रिटर्न कर दीजिए, फिर से हमारी जहमत पाल ले हम इसको?
यानी यहां पर एड एंड एडवाइस नहीं चलेगी ना। लेकिन अगर वही बिल कोई प्राइवेट मेंबर लेकर आए हो, शशि थरूर लेकर आए हो, सरकार लोक लाज के भय से संसद में उनके हाँ में हाँ मिला लिया हो, महिलाओं की बात थी, बच्चों की बात थी, अनुसूचित जाति जनजाति की बात थी, चलो भाई ठीक है पास कर देते हैं, धीरे से कान में कह देंगे मुर्मू जी नो, इस बिल पर असेंट नहीं देना है। और हमने ये सलाह दी कि नहीं दी, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई जाकर अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री को जो सलाह दी गई वो क्या दी गई। कहां लिखा है ये? आर्टिकल 74 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोलो, वो तो 1 में लिखा है, वो 74(1) में लिखा है। ये तो सारी कोचिंग पढ़ाते, ये किसी ने पढ़ाया आज तक? कोई परामर्श दिया गया तो क्या दिया गया, किसी भी न्यायालय में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ द एडवाइजेस गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मंत्रिपरिषद ने भारत के प्रधानमंत्री को कोई सलाह दी तो क्या दी, इसे किसी भी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ना राष्ट्रपति जा सकता है, ना सरकार जा सकती है, ना कोई आम आदमी जा सकता है। इसका मतलब ये भी क्लियर नहीं है कि वो किसी चीज पर जब अपनी अनुमति देते हैं तो अपनी मर्जी से देते हैं या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अनुमति से देते हैं। और किसी चीज पर वो अनुमति जब रोकते हैं, जिसको आप वीटो कह रहे हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। जब राष्ट्रपति अनुमति देना बंद कर दे, रोक दे, उसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। जब वो रिटर्न करे तो 2 वीटो होता है, क्वालिफाइड वीटो या सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो हमारे देश में लागू नहीं होता, हमारे यहाँ सस्पेंसिव वीटो, स्थगन वीटो यूज होता है, जो कि कुछ समय के लिए वो बिल रुक जाता है। और तीसरा जो ज्ञानी जैल सिंह साहब ने प्रयोग किया था, ना तो अनुमति देने की घोषणा की, ना अनुमति रोकने की घोषणा की, ना ही उसे रिटर्न किया, दैट इज कॉल्ड द जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना गया। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी हमें उन जगहों को ट्रेस करना पड़ेगा, जो मेंस का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से काम कर सकता है, अपने बुद्धि से काम कर सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, सरकार से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी छोटे में मैं एक उदाहरण आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हो जा रहा है, हो रहा है। कौन सी लोकसभा के लिए हो रहा है? केवीं नंबर की लोकसभा बनेगी 2024 में? कब ध्यान दोगे इन सब चीजों पर? पीटी का क्वेश्चन है ये। 18वीं लोकसभा चलेगी तब, अभी 17वीं चल रही है। क्लियर? अब इसमें 543 सीटों पर चुनाव होगा पूरे संपूर्ण भारत में। सरकार बनाने के लिए 272 मैजिकल नंबर का होना जरूरी है। बीजेपी अलाइड बाय एनडीए, कांग्रेस अलाइड बाय यूपीए, यही 2 बड़े धड़े हैं हमारे पास। छोटों की तो औकात नहीं, कुछ कर लेंगे, लेकिन ये छोटे खाना खराब कर सकते हैं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी बढ़ गई, ले आदि 70-80 सीट, तब तो कोई सरकार नहीं बनाने की स्थिति में रहेगा। तो ऐसे में 272 सीट अगर किसी भी यूपीए या एनडीए को नहीं मिल रहा है, तो सरकार बनाने के लिए किसको बुलाना है? क्या मोदी जी से पूछकर मुर्मू जी ये काम करेंगी? This is the first place in the Constitution of India where the president can use his own discretion. ये वो पहली जगह है जहां भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने कस्टम, संवैधानिक प्रथाओं पर काम करेगा, अपनी बुद्धि और विवेक पर काम करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल टैलेंट पर काम करेगा और देखेगा कौन सा दल ऐसा है जो स्थिरता से सरकार दे सकता है। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी का समय, याद करिए एच.डी. देवगौड़ा का समय, याद करिए चंद्रशेखर जी का समय, याद करिए गुजराल जी का समय, जब सरकार किसी को बनानी थी और किसी को बुला लिया गया।
ये आज भी एक विवाद का विषय, प्रश्न यहाँ से आए। और भी जगहें हैं, वी विल डिस्कस इन लेटर क्लास। मेरी अब दूसरी क्लास है। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।